सितंबर 1992 की उस स्याह रात मुंबई का जे अस्पताल किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश पड़ा था। वार्ड नंबर 18 में पीली रोशनी टिमटिमा रही थी और एक स्ट्रेचर के पास बैठे दो पुलिस कांस्टेबल नींद से जूझ रहे थे। एक ने जम्हाई लेते हुए कहा, बस सुबह हो जाए, ये ड्यूटी खत्म ही नहीं होती। दूसरे ने थकी आवाज में जवाब दिया, सब ठीक है यार, यहां कौन सा तूफान आने वाला है। उन्हें क्या पता था कि अगले ही लम्हों में गोलियों की बारिश होने वाली है। उसी वार्ड के एक बेड पर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा नाम अरुण गवली गैंग का शूटर शैलेश हल्दनकर पुलिस पहरे में इलाज करा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मशीनों की बीप और कहीं दूर किसी मरीज की कराह माहौल को और भारी बना रही थी। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और जैसे ही कांस्टेबल कुछ समझ पाते, करीब आधा दर्जन हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। चेहरों पर नकाब, हाथों में चमकती रिवॉल्वर और आंखों में ठंडा खून। अगला ही पल और बेड के पास खड़े कांस्टेबल के सीने में गोली उतर गई। वह कुछ कह पाता, उससे पहले जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा कांस्टेबल घबराकर चिल्लाया, हथियार डालो, और पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन गोलियों की बौछार ने उसे भी वहीं ढेर कर दिया। कुछ ही सेकंड में वर्दी खून से सनी फर्श पर पड़ी थी। वार्ड में चीखें गूंज उठी, मरीज सहम गए। इसी अफरा तफरी के बीच नकाब पोशों का सरदार सीधे शैलेश हल्दनकर के बेड तक पहुंचा। हल्दनकर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। जवाब में सामने वाले ने बस इतना कहा, बहुत जानता था, और ट्रिगर दब गया। गोली सीधी उसके सीने में धंसी और शैलेश ने वहीं दम तोड़ दिया। काम पूरा होते ही लीडर पीछे हटते हुए बोला, हो गया, निकलो। सब लोग तेजी से बाहर भागे और अंधेरे में गुम हो गए। पीछे रह गई गोलियों की गूंज, धुएं की गंध, रोते मरीज और फर्श पर पड़े 3 बेजान शरीर, 2 पुलिस वाले और एक कुख्यात शूटर। इस दुस्साहस ने मुंबई पुलिस और पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। सवाल एक ही था, अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह में घुसकर ऐसा करने की हिम्मत किसने की? कुछ ही समय बाद अंडरवर्ल्ड में एक नाम खौफ बनकर उभरा, सुभाष सिंह ठाकुर। लेकिन यह कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। इस नाम के पीछे जुर्म की लंबी परछाई थी। सुभाष सिंह ठाकुर, जिसे लोग बाबा भी कहते थे, पूर्वांचल के बनारस यानी वाराणसी का रहने वाला था। साधारण घर में जन्मा, लेकिन किशोर उम्र आते आते उसके भीतर बगावत और दबंगई ने घर कर लिया था। गलियों में मारपीट, छोटी चोरी और रंगदारी उसकी रोजमर्रा की पहचान बन गई थी। लोग कहते हैं कि पहली बार 1982 में, जब वह करीब 20-22 साल का था, बनारस के फूलपुर थाने में उसके खिलाफ एक गंभीर मामला दर्ज हुआ। आरोप किसी खूनी झगड़े से जुड़ा था, लेकिन उसकी सियासी पकड़ और चालाकी ने उसे बचा लिया। पुलिस की फाइलों से वह केस ऐसे गायब हुआ जैसे कभी दर्ज ही न हुआ हो। वही दौर था जब सुभाष ने तय कर लिया था कि वह अपराध की सीढ़ियां चुपचाप नहीं, पूरे जोर से चढ़ेगा। इलाके के छोटे बड़े गैंगस्टर और देहाती बाहुबलियों से सुभाष की उठना बैठना बढ़ने लगी थी। बनारस और आसपास के इलाकों में उसका नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट से खौफ में बदलने लगा। लोग उसे सम्मान और डर के मिले जुले भाव से बाबा कहकर बुलाने लगे। उसकी चाल ढाल शांत थी, लेकिन आंखों में अजीब सी सख्ती रहती थी, जो सामने वाले को चुप करा देती थी। वक्त 1990 तक आते आते वह पूर्वांचल में उभरता हुआ माफिया बन चुका था, मगर उसका मन अब यहां नहीं टिक रहा था। उसे लगता था असली खेल यहां नहीं, कहीं और है। सुभाष अच्छी तरह जानता था कि हिंदुस्तान के अपराध जगत की असली राजधानी मुंबई है, जहां नाम और ताकत दोनों की परीक्षा होती है। 1980 के दशक के आखिरी सालों और 1990 की शुरुआत में मुंबई का अंडरवर्ल्ड उबाल पर था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अरुण गवली जैसे नाम शहर को हिस्सों में बांटकर चला रहे थे। सुभाष ने खुद से कहा, अगर बड़ा बनना है तो यही जगह बनानी होगी। 1991 के आसपास वह बनारस छोड़कर मुंबई की तरफ निकल पड़ा। कहते हैं रवाना होने से पहले उसके पास एक अवैध हथियार भी पकड़ा गया था और उसी साल शिवपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत उस पर केस दर्ज हुआ। मगर कानून की यह दीवार भी उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाई। कोई बोला, बाबा फिसल गया, और सच में वह पुलिस की पकड़ से बचकर मुंबई पहुंच चुका था। महानगर में कदम रखते ही उसने यहां के अपराध जगत की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी। सुभाष की सबसे बड़ी ताकत लोगों को पढ़ने की कला थी। वह माहौल में ऐसे घुलता कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि यह आदमी असल में क्या चाहता है।
शुरू में वह खुद को काम की तलाश में भटकता देहाती युवक बताता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मकसद साफ था, अंडरवर्ल्ड तक सीधी पहुंच बनाना। उसने कुछ गैंग के अड्डों पर जाकर दबे स्वर में कहा, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता देना। यहीं से उसकी पहचान बनने लगी। जल्द ही उसका संपर्क दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़े कुछ लोगों से हो गया। दाऊद उस वक्त दुबई में बैठा था, लेकिन मुंबई में उसका नेटवर्क पूरी ताकत से चल रहा था। सुभाष ने धीरे धीरे भरोसा जीता। लोग कहने लगे, यह बंदा बोलता कम है, काम पक्का करता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पैर जमते ही उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़े ही वक्त में उसका नाम दाऊद के भरोसेमंद शार्प शूटरों में लिया जाने लगा। उसकी एक और खासियत थी, पूर्वांचल में पला बढ़ा होने के बावजूद वह साफ हिंदी के साथ धारा प्रवाह मराठी और ठीक ठाक अंग्रेजी भी बोल लेता था। लोकल लड़कों से बात करनी हो या बड़े साहिबानों से, हर किसी पर उसका असर पड़ता। दाऊद के कई अहम काम अब उसी को मिलने लगे। कभी किसी जिद्दी बिल्डर से हफ्ता वसूली, तो कभी विरोधी गैंग के आदमी को रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी। एक किस्सा खूब मशहूर हुआ। एक नामी बिल्डर ने दाऊद को हफ्ता देने से साफ इनकार कर दिया था। मामला सुभाष को सौंपा गया। उसने पहले शांति से समझाया, फायदे में रहोगे, नुकसान मत मोल लो। जब बात नहीं बनी तो वह सीधे उस बिल्डर के ऑफिस पहुंचा। बिना आवाज ऊंची किए उसने रिवॉल्वर निकाली और सामने खड़ा हो गया। कहते हैं उसने टेबल पर तेजाब से भरा गिलास उलट दिया और ठंडे लहजे में बोला, आज टेबल जली है, अगली बार चेहरा जलेगा। बिल्डर का रंग उड़ गया और उसने तुरंत घुटने टेक दिए। ऐसे ही किस्सों ने कुछ ही महीनों में सुभाष ठाकुर को मुंबई में खतरनाक और काबिल शूटर की पहचान दिला दी। जुलाई 1992 में दाऊद इब्राहिम के साले इस्माइल इब्राहिम पारकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के पीछे दाऊद के कट्टर दुश्मन और दूसरे डॉन अरुण गवली के गिरोह का नाम सामने आया। अपने परिवार के आदमी की मौत ने दाऊद को आग बबूला कर दिया। उसने गुस्से में कहा, जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने तय कर लिया कि पारकर के कातिलों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। जल्द ही खबर आई कि इस हमले में शामिल मुख्य शूटर शैलेश हल्दनकर पुलिस की गिरफ्त में है और घायल हालत में जेजे अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती है। इसी खबर ने आगे की उस खौफनाक कहानी की नींव रख दी जिसने मुंबई को हिलाकर रख दिया। यह खबर मिलते ही दाऊद इब्राहिम ने बाहर से शांत दिखते हुए भीतर ही भीतर बदले की बिसात बिछा दी। प्लान सीधा और खौफनाक था। पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल में घुसकर शैलेश हल्दनकर को खत्म करना। उसके कई आदमी यह सुनकर घबरा गए। एक ने दबे स्वर में कहा, भाई, अस्पताल पर हाथ डालना आसान नहीं, पूरा सिस्टम पीछे पड़ जाएगा। मगर तभी सुभाष ठाकुर आगे आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, डर से बड़े काम नहीं होते, यह मेरा जिम्मा है। उसी पल यह तय हो गया कि इस मिशन की कमान सुभाष संभालेगा। उसके दिमाग में पहले से एक डेयरिंग योजना आकार ले चुकी थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को चुना और करीब 20 से 25 शूटर अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए, जिनमें कई उसके पूर्वांचल के पुराने संपर्क थे। मुंबई आने से पहले ही सबके फर्जी नाम पते तैयार कराए गए ताकि कोई कड़ी सीधे उन तक न पहुंचे। हमले से पहले ये लोग शहर में अलग अलग ठिकानों पर छिपे रहे, मानो हवा में घुल गए हों। सुभाष खुद कई दिनों तक जेजे अस्पताल और उसके आसपास मंडराता रहा। वह चौकीदारों की चाल, पुलिस की शिफ्ट और वार्ड की लोकेशन सब नोट करता। इस दौरान उसे स्थानीय आदमी फारूक टकला की मदद मिली, जो उसी इलाके में रहता था। फारूक ने भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, आने जाने और छिपने की जगह सब संभाल लूंगा। उसी ने शूटरों के लिए वारदात से पहले और बाद में पनाह का इंतजाम किया। फिर आई 12 सितंबर 1992 की वह रात। आधी रात के वक्त सुभाष अपने दस्ते के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ। कुछ लोग मरीजों के रिश्तेदार बनकर पहले से वार्ड के पास टहल रहे थे ताकि शक न हो। बाकी ने इशारा करते ही अंदर धावा बोल दिया। गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही मिनटों में हल्दनकर और 2 पुलिस कांस्टेबल निशाना बन चुके थे। सुभाष ने पीछे मुड़कर बस इतना कहा, चलो, वक्त पूरा हुआ, और सभी हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। इस जेजे शूटआउट ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। पुलिस के लिए यह खुली चुनौती थी। उसके पहरे में अस्पताल के भीतर गैंगवार। मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया। बड़े अफसरों से लेकर सरकार तक हर कोई सवालों के घेरे में था। दबाव साफ था, जो भी शामिल हैं जल्दी पकड़ो। उधर दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम को खबर मिली
तो उसने राहत की सांस ली। बदला पूरा हो चुका था। शायद उसने फोन पर बस इतना कहा होगा, अच्छा काम। लेकिन उसे भी अंदाजा था कि अब कानून का शिकंजा कसने वाला है। भले उसका नाम सीधे सामने ना आए, पर यह सब उसी के लोगों का किया हुआ था। वारदात के बाद सुभाष ने मुंबई में ज्यादा वक्त नहीं गंवाया। चारों तरफ छापे पड़ने लगे थे और धरपकड़ तेज हो चुकी थी। दाऊद की मदद से उसे तुरंत शहर से निकालने की तैयारी हुई। बताया जाता है कि शूटआउट के बाद कुछ दिनों तक सुभाष मुंबई के उपनगर खार में अपने भरोसेमंद साथी जॉन के घर छिपा रहा। वही जॉन पहले भी योजना के वक्त अपना घर सुरक्षित अड्डा बना चुका था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदले गए। इसी दौरान एक बड़ा सहारा भी मिला। राजनीति और अपराध के पुराने रिश्ते काम आए। उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सुभाष की पुरानी जान पहचान थी। कहा जाता है कि 1993 की शुरुआत में जब मुंबई पुलिस उसे हर जगह तलाश रही थी, तब उसी रसूख के चलते उसे दिल्ली में सांसद के आधिकारिक निवास पर शरण मिली। मुंबई में छापे पड़ते रहे, पुलिस हाथ पैर मारती रही, लेकिन सुभाष जैसे गायब हो गया था। हकीकत यह थी कि वह देश की राजधानी में एक माननीय के बंगले में आराम से छिपा बैठा था। इसी बीच 1993 की शुरुआत में एक और ऐसी घटना घटी जिसने सुभाष की सोच की दिशा बदल दी। मार्च 1993 में मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी। ये धमाके दाऊद इब्राहिम के इशारे पर किए गए थे और इनमें सैकड़ों बेगुनाह जानें चली गईं। इस खून खराबे ने सरकार को दाऊद और उसके पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। मुंबई पुलिस, सीबीआई और दूसरी एजेंसियां उसके हर गुर्गे को पकड़ने में जुट गईं। उसी वक्त सुभाष ठाकुर को एहसास हुआ कि अब दाऊद के साथ खड़ा रहना खुद के लिए खतरनाक हो सकता है। एक तरफ निर्दोष लोगों की मौत का बोझ उसके मन में खटास भर रहा था, दूसरी तरफ कानून का शिकंजा इतना कस चुका था कि दाऊद के करीबियों का बच पाना मुश्किल लगने लगा। उसने खुद से कहा, अब अगर वक्त रहते रास्ता नहीं बदला तो अंजाम तय है। यहीं से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। धमाकों के फौरन बाद दाऊद इब्राहिम ने भारत की सरजमीन छोड़ दी और उसकी मुंबई वाली अंडरवर्ल्ड की सल्तनत बिखरने लगी। जो लोग कल तक उसके नाम से कांपते थे, वही अब दूरी बनाने लगे। इसी उथल पुथल के बीच सुभाष ने भी खामोशी से दाऊद से अपने रास्ते अलग कर लिए। उसने खुद से कहा, अब किसी के साए में रहना बेवकूफी है। उसे साफ दिख रहा था कि दाऊद के साथ रहा तो या तो पुलिस की गोली खाएगा या फिर दाऊद के दुश्मनों का शिकार बनेगा। इसलिए उसने भूमिगत रहकर अपने पुराने नेटवर्क को फिर से जगाना शुरू किया। दाऊद तक खबर पहुंच चुकी थी कि उसका एक भरोसेमंद अब बगावत की राह पर है। दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी, मगर उस वक्त दाऊद अपनी जान बचाने में उलझा था, इसलिए सुभाष पर तुरंत ध्यान नहीं गया। सुभाष ने तय कर लिया था कि वह हिंदुस्तान में रहकर ही अपनी जमीन मजबूत करेगा। उसने मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश तीनों जगह अपने भरोसेमंद शूटरों को सक्रिय रखा। दाऊद के दूसरे दुश्मनों से भी उसने हाथ मिलाया। बहरीन में बैठे भगोड़े डॉन अली बुश से उसकी डील पक्की हुई तो लखनऊ के कुख्यात गैंगस्टर बाबू उर्फ बबलू श्रीवास्तव से भी तार जुड़ने लगे। अब सुभाष ठाकुर एक आजाद माफिया डॉन की तरह उभर रहा था, जो सीधे दाऊद इब्राहिम को आंख में आंख डालकर चुनौती दे सकता था। 1997 में यह नई आपराधिक जमात खुलकर सामने आ गई। मुंबई के नामी बिल्डर नटवरलाल देसाई के एक प्रॉपर्टी सौदे में अली बुश और सुभाष ने मिलकर मोटी फिरौती मांग डाली। देसाई दाऊद का करीबी था। उसने घबराकर सीधा फोन मिलाया। कहा जाता है कि दूसरी तरफ से दाऊद की आवाज गूंजी, मेरे आदमी से दूर रहो, और जवाब में गालियां और धमकियां उछली। मगर सुभाष और अली झुकने वाले नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि 18 अगस्त 1997 को दिन दहाड़े नटवरलाल देसाई की हत्या कर दी गई। यह साफ संदेश था, जंग अब खुल चुकी। 1997 के आखिर तक पुलिस ने उसके कई करीबियों को ढेर कर दिया। एक मुठभेड़ में उसके खास साथी जॉन का भाई कल्याण एंथनी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। शिकंजा कसता गया। कुछ ही समय बाद खबर आई कि सुभाष दिल्ली के एक गुप्त ठिकाने से पकड़ा गया है। गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। स्पेशल टास्क फोर्स ने रात के अंधेरे में चारों तरफ से घेराबंदी की। किसी ने चिल्लाकर कहा, हथियार डालो। कुछ गोलियों की आवाजें गूंजी, लेकिन गिर जाने पर सुभाष को हथियार रखने पड़े। मोस्ट वांटेड डॉन की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी जीत थी। सुभाष ठाकुर को पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां सुरक्षा बेहद कड़ी थी, और उसे मुंबई से दूर रखा गया ताकि उसके पुराने संपर्क कट सके।
वक्त 1990 के आखिरी सालों से फिसलकर 2000 की दहलीज पर आया तो उसके बड़े मुकदमों का निपटारा शुरू हुआ। 1992 के जे अस्पताल शूटआउट केस की सुनवाई मुंबई की विशेष टाड़ा अदालत में चली। 8 साल लंबे मुकदमे के बाद मार्च 2000 में अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश पी.के. छावरे ने सुभाष सिंह ठाकुर को इस सनसनीखेज हत्याकांड का दोषी मानते हुए मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुना दी। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सुभाष चुपचाप खड़ा रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं, मानो वह पहले से जानता हो कि यही अंजाम है। उसी केस में उसके 2 साथियों श्याम किशोर गरिकापट्टी और जयंत सूर्यराव पूर्व नगर सेवक को अपराध में मदद के लिए क्रमशः 10 और 7 साल की सजा मिली। बाकी कई आरोपी या तो पहले ही मारे जा चुके थे या फरार थे या सबूतों के अभाव में बरी हो गए। अदालत ने साफ कहा कि 2 पुलिसकर्मियों और 1 गैंगस्टर की हत्या के प्रयास और आतंकवादी गतिविधियों के तहत सुभाष टाड़ा कानून में दोषी है। जज ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? सुभाष ने नजरें उठाईं, फिर चुपचाप सिर हिला दिया। फैसला सुनते ही अदालत और बाहर मीडिया में हलचल मच गई। अखबारों की सुर्खियां चीख उठीं, जे हत्याकांड का दोषी डॉन फांसी पर। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होने वाला था। सुभाष के वकीलों ने हार नहीं मानी और लगातार ऊपरी अदालतों के दरवाजे खटखटाए। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1902 में पहले बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस तरह सुभाष ठाकुर मौत के फंदे से तो बच गया, लेकिन यह भी साफ हो गया कि अब उसकी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीतनी है। कोर्ट का फैसला सुनते वक्त उसने बस इतना कहा था, जो लिखा था वही हुआ। उस लंबी मुकदमेबाजी के दौरान कई चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आईं। जे शूटआउट केस में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अदालत तक सिर्फ 9 ही पहुंच सके। बाकी या तो पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए, या कभी पकड़े ही नहीं गए, या फिर शुरुआती जांच में सबूतों की कमी के कारण छूट गए। हैरानी की बात यह रही कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो इस मामले का मुख्य चश्मदीद था, वह भी कोर्ट में अचानक बोला, मैं पहचान नहीं सकता। साफ था कि बरसों जेल में रहने के बावजूद बाहर की दुनिया में सुभाष ठाकुर का खौफ जिंदा था। टाड़ा के तहत सजा तय होने के बाद सुभाष को मुंबई से हटाकर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पूर्वांचल से ताल्लुक होने के कारण राज्य सरकार ने फैसला किया कि उसे अपने ही इलाके में रखा जाए। उसे फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार भेजा गया, जो हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है। लेकिन जेल की चारदीवारी भी सुभाष ठाकुर को पूरी तरह रोक नहीं सकी। कहा जाता है कि अंदर रहते हुए भी वह अपने गिरोह की डोर थामे रहा। उसके पुराने साथी बाहर खुलेआम घूमते थे और सुभाष ठाकुर गैंग के नाम से फिरौती, ठेकेदारी और अवैध उगाही का धंधा चलता रहा। पूर्वांचल से लेकर मुंबई तक उसका नाम 2000 के दशक में भी लोगों को सिहरा देता था। उदाहरण के तौर पर 2007 में वाराणसी के जनासा बाजार में दिन दहाड़े उसके शूटरों ने 2 लोगों पर गोलियां चला दी। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच झूलता रह गया। कुछ महीनों बाद वाराणसी में ही एक प्राइवेट कॉलेज के मालिक R.K. सिंह की हत्या कर दी गई। 2012 में तो हद ही हो गई। एक ही दिन में 2 अलग-अलग शहरों में उसके नाम की दहशत दिखी। सुबह मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक बार के मालिक पर जानलेवा हमला हुआ और शाम होते होते वाराणसी में हार्डवेयर कारोबारी हरिनाथ पटेल की हत्या कर दी गई। वजह वही पुरानी, भारी रकम की रंगदारी देने से इनकार। 2015 में वाराणसी के नामी डॉक्टर अशोक राय को भी उसके आदमियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, क्योंकि 50 लाख की मांग पूरी नहीं की जा रही थी। हर वारदात के बाद पुलिस की जांच की सुई घूमकर एक ही नाम पर आकर टिकती, सुभाष ठाकुर गैंग। यानी मुखिया भले जेल में बंद था, लेकिन उसके हुक्म अब भी बाहर चल रहे थे। जेल के भीतर भी सुभाष ने अपनी धाक बनाए रखी। 1999 में जब वह तिहाड़ जेल में था, तभी वहां से एक मुंबई के व्यापारी को फोन कर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। अधिकारी हैरान थे कि यह आदमी सलाखों के पीछे रहकर भी खेल कैसे चला लेता है। जेल स्टाफ के लिए वह हमेशा हाई प्रोफाइल कैदी रहा, जिसकी हर हरकत पर नजर रखना आसान नहीं था। कई बार तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन मिलने की चर्चाएं भी सामने आईं। हालांकि हर बार वह किसी न किसी कानूनी दांव पेंच से बच निकलता रहा। वक्त के साथ एक और मोड़ आया। 2017 में सुभाष ठाकुर ने वाराणसी की अदालत में एक अर्जी दाखिल की। उसने कहा, मुझे दाऊद इब्राहिम से जान का खतरा है। मांग साफ थी, अतिरिक्त सुरक्षा।
जिस आदमी का नाम कभी खौफ का दूसरा नाम था, वही अब सुरक्षा की गुहार लगा रहा था। अपराध की इस लंबी कहानी में यह भी एक अजीब अध्याय था जो दिखाता था कि अंडरवर्ल्ड में दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ रूप बदल लेती है। पुरानी दुश्मनी की आग अब भी पूरी तरह बुझी नहीं थी। यह मुमकिन था कि दाऊद सच में अपने बचे खुचे गुर्गों के जरिए हिंदुस्तान में सुभाष को खत्म करवाना चाहता हो, या फिर यह सुभाष की सोची समझी चाल हो, प्रशासन की सहानुभूति और सुरक्षा पाने की एक और कोशिश। जो भी सच रहा हो, 19 में सुभाष ने अचानक गंभीर बीमारी का हवाला देकर जेल से बाहर इलाज की मांग रख दी। उसने दावा किया कि उसे किडनी, पेट और आंखों से जुड़ी गंभीर परेशानियां हैं। दिसंबर 2019 में उसे वाराणसी के BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल के एक विशेष बंदी वार्ड में भर्ती कर दिया गया। एक बार अस्पताल में कदम रखा तो फिर जैसे लौटने का सवाल ही खत्म हो गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। पूरे 5 साल तक सुभाष ठाकुर ने अस्पताल के उस सुरक्षित और आरामदेह कमरे को ही अपना ठिकाना बनाए रखा। वाराणसी के जेल और पुलिस अधिकारी बार बार पत्र लिखते रहे कि कैदी को वापस जेल भेजा जाए, लेकिन हर बार मेडिकल कारणों का हवाला देकर मामला टाल दिया जाता रहा। असल में BHU के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के तीसरे तल पर कमरा नंबर 21 धीरे धीरे सुभाष का निजी किला बन गया था। वहां उसे लग्जरी बेड, पसंद का खाना और हर तरह की सुविधाएं मिलती थीं। डॉक्टर और कर्मचारी तक उसे सुभाष साहब कहकर बुलाते थे। उसके नाम का डर ऐसा था कि बिना वजह कोई उस कमरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। कई बार स्टाफ को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि बिना इजाजत उस कमरे के सामने से गुजरना भी मना है। पूरा फ्लोर मानो अदृश्य निगरानी में रहता। बाहर 2 सिपाही बस औपचारिकता निभाते थे, जबकि भीतर दरवाजा बंद रहता और सुभाष अपनी दुनिया में आराम फरमाता। देखने वालों को लगता जैसे वह किसी महंगे होटल में ठहरा हो, जेल के कैदी की तरह नहीं। बीमारियां थीं, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी दिखाई जाती थी। उसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, किडनी में पुराना इन्फेक्शन था, रीढ़ की समस्या के चलते कमर से नीचे कमजोरी आ गई थी और वह हॉकी स्टिक के सहारे चलता था। मगर ये बीमारियां ऐसी नहीं थीं कि बरसों अस्पताल में रखा जाए। फिर भी उसके रसूख और खौफ के आगे किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि साफ कह दे अब डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऊपर से कोर्ट का पुराना आदेश भी था कि जब तक कैदी पूरी तरह स्वस्थ न हो, उसे अस्पताल से न हटाया जाए। इसी आदेश की आड़ में सुभाष ने अस्पताल को पूरे 5 साल तक अपनी सुरक्षित पनाहगाह बनाए रखा। जनवरी 2025 में आखिरकार प्रशासन का सब्र टूट गया। उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक ने इस मामले को गंभीरता से लिया और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को दोबारा मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया। इस बार BHU मेडिकल कॉलेज के 12 वरिष्ठ डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। पूरी जांच के बाद रिपोर्ट आई कि सुभाष ठाकुर ऐसी हालत में नहीं है कि उसे लगातार अस्पताल में रखा जाए और उसका इलाज सामान्य जेल अस्पताल में भी हो सकता है। बस फिर क्या था, उसी हफ्ते पुलिस ने अचानक अस्पताल वार्ड में दबिश दी और सुभाष को अपने कब्जे में ले लिया। 5 साल बाद उसे फिर एम्बुलेंस में बैठाकर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया। कहते हैं अस्पताल से निकलते वक्त उसने आखिरी कोशिश की। जमीन पर बैठकर बोला, मैं बहुत बीमार हूं, मुझे मत ले जाओ। फिर दूसरा डर दिखाया, दाऊद के आदमी मुझे मार देंगे। लेकिन इस बार किसी ने एक न सुनी। उसके कमरे से सारा लग्जरी सामान बाहर निकाला गया। जिस कमरा नंबर 21 को वह अपना किला समझता था, वहां ताला लगा दिया गया। आज सुभाष सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी उम्र 60 के पार जा चुकी है। शरीर ढीला पड़ गया है, आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसका नाम आज भी लिया जाए तो लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। एक दौर था जब मुंबई से बनारस तक उसकी तूती बोलती थी। दोस्ती निभाता तो जान की बाजी लगा देता, दुश्मनी करता तो पूरे देश में खून की लकीर खींच देता। उसने सत्ता में बैठे लोगों को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और वक्त आने पर उन्हीं की ढाल भी बन गया। मगर अपराध की दुनिया का एक उसूल है, यहां न दोस्त स्थायी होते हैं न दुश्मन। जिस दाऊद के कहने पर सुभाष ने कत्लेआम किए, बाद में उसी दाऊद की वजह से उसे अपनी जान का डर सताने लगा। जिस सियासी खेल ने उसे कानून से छिपाया, वही खेल पलटा तो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आखिरकार वही हुआ जो ज्यादातर बड़े अपराधियों के साथ होता है। सुभाष ठाकुर जेल की कोठरी में बूढ़ा और बेबस होकर रह गया। बाहरी दुनिया की चमक दमक अब उससे बहुत दूर है।
कभी कभार खबरों में उसका नाम आ जाता है और फिर सन्नाटा छा जाता है। सुभाष ठाकुर की कहानी जितनी फिल्मी लगती है उतनी ही सच्ची भी है। यह उस इंसान की दास्तान है जो अपराध के शिखर तक पहुंचा, बड़े बड़ों को दोस्त और दुश्मन बनाया, लेकिन अंत में कानून और वक्त के सामने टिक नहीं पाया। एक समय था जब उसके इशारे पर शहरों में गैंग वॉर छिड़ जाते थे। आज वही शख्स जेल की 4 दीवारों में गुमनामी के दिन काट रहा है। यह कहानी एक सबक की तरह खड़ी है। जुर्म का रास्ता भले कुछ वक्त के लिए ताकत और शोहरत दे दे, मगर अंजाम आखिरकार अंधेरी कोठरी ही होता है। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक पूरे दौर को देखा है। रिवीलिंग आइज पर हम ऐसी ही कहानियां सामने लाते हैं जहां सच परत दर परत खुलता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो।